हिंदू इन्फोपीडिया की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम द्विराष्ट्र समाधान की परिकल्पना और धरातलीय सुरक्षा यथार्थ के बीच के टकराव पर विचार करेंगे, विशेष रूप से उस धारणा पर जिसे फिलिस्तीनी प्राधिकरण मिथक कहा जाता है। 26 सितंबर 2025 को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने 3 दशकों से पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई उस मान्यता को चुनौती दी, जिसके अनुसार महमूद अब्बास के नेतृत्व वाला फिलिस्तीनी प्राधिकरण शांति के लिए एक संयमित और विश्वसनीय सहभागी है तथा हमास से भिन्न है। नेतन्याहू ने भावनात्मक कथनों के स्थान पर प्रमाणों को प्रस्तुत किया। महमूद अब्बास का निर्वाचन 9 जनवरी 2005 को 4 वर्ष की अवधि के लिए हुआ था। 9 जनवरी 2009 को यह अवधि समाप्त होनी थी, किंतु 28 जनवरी 2026 तक वे पद पर बने हुए हैं, अर्थात 21वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। फिलिस्तीनी विधान परिषद का अंतिम निर्वाचन जनवरी 2006 में हुआ था, जिसमें हमास को विजय प्राप्त हुई थी। उसके पश्चात से अब्बास शासनादेशों के माध्यम से शासन करते आ रहे हैं। मई 2021 में प्रस्तावित निर्वाचन भी यह जानकर स्थगित कर दिए गए कि उनकी दल की पराजय निश्चित है। नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण की तथाकथित हिंसा प्रोत्साहन योजना को विशेष रूप से रेखांकित किया। ये योजना 2004 के संशोधित कैदी अधिनियम में निहित है, जिसके अंतर्गत इस्राएलियों की हत्या के अपराध में दंडित व्यक्तियों को मासिक धनराशि दी जाती है। दंड अवधि जितनी लंबी होती है, धनराशि उतनी ही अधिक होती है। आजीवन दंड पाए अपराधियों को प्रति माह $3000 से अधिक दिया जाता है। साथ ही मुक्त होने पर शासकीय पद भी सुनिश्चित किया जाता है। 2025 तक इस योजना पर प्रति वर्ष लगभग $330 मिलियन व्यय हो रहे थे, जो पूरे प्राधिकरण के कुल व्यय का लगभग 7% है। ये राशि सामान्य जनकल्याण पर होने वाले व्यय से भी अधिक है। 2016 में अमेरिकी नागरिक टेलरफोर्स की हत्या के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2018 में टेलरफोर्स अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत इन भुगतानों को बंद किए बिना सहायता रोकने का प्रावधान किया गया। इसके प्रत्युत्तर में केवल विभाग बदला गया, व्यवहार नहीं। मार्च 2025 तक भुगतान यथावत जारी रहे। नेतन्याहू ने बेतलहम का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। 1950 में वहां ईसाई जनसंख्या लगभग 86% थी। 1995 में जब ओस्लो समझौते के अंतर्गत फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने नियंत्रण संभाला, तब से यह अनुपात निरंतर घटता गया। 2017 तक यह लगभग 10% रह गया। इसके विपरीत इजरायल में 1948 से ईसाई जनसंख्या निरंतर बढ़ी है। विभिन्न अध्ययनों और कलीसियाई वक्तव्यों में भयादोहन, भेदभाव, भूमिहरण और आक्रामकता को इस पलायन का कारण बताया गया है। शिक्षा व्यवस्था भी इसी प्रवृत्ति को दर्शाती है। यूरोपीय संघ के साथ 2024 में पाठ्य पुस्तक सुधार का आश्वासन देने के बावजूद मार्च 2025 की इम्पैक्ट से रिपोर्ट में किसी भी वास्तविक परिवर्तन का अभाव पाया गया। वर्तमान पाठ्य पुस्तकें हिंसा का महिमामंडन करती हैं, इस्राएल के अस्तित्व को अस्वीकार करती हैं और आतंककारी व्यक्तियों को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जो हमास की विचारधारा से भिन्न नहीं है। इन सभी तथ्यों के होते हुए भी पश्चिमी नेतृत्व पुनर्जीवित फिलिस्तीनी प्राधिकरण की अवधारणा को आगे बढ़ाता रहा है, जिसमें 7 अक्टूबर 2023 के पश्चात राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रस्ताव भी सम्मिलित है। नेतन्याहू के अनुसार यह नीति प्रमाणों पर नहीं, बल्कि आत्म प्रवंचना पर आधारित है। ओस्लो समझौते से लेकर गाजा से वापसी और उसके बाद की योजनाओं तक प्रत्येक प्रयास का परिणाम समान रहा है। अपने वक्तव्य के अंत में नेतन्याहू ने कहा कि यह केवल इस्राएल की आलोचना नहीं, बल्कि पश्चिमी आत्ममोह का अभियोग है। आपके समय के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे माध्यम को पसंद करें और सदस्यता लें तथा विस्तृत अध्ययन के लिए हिंदू इन्फोपीडिया अवश्य देखें।